Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover Incoterms 2010. हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले समझेंगे कि इनकोटर्म्स होता क्या है. एक तो मैं बार बार इसे इंटर बोल रही हूँ तो वीडियो में बहुत बड़ी गलती अगर हो तो प्लीज़ सॉरी अभी. सो इनकोटर्म स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स. इसका मीनिंग है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स. ये एक स्टैंडर्ड ट्रेड रूल होता है जो क्रिएट किए जाता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के थ्रू, ताकि इंटरनेशनल बिजनेस को क्लियर और फेयर रख सके. ठीक है. जैसे कि अब एक पर्सन है जो कि ना सामान सेंड कर रहा है दूसरे पर्सन को, जो कि ये हुआ सेलर और ये हुआ बायर. सो अब इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सामान को कौन लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, किस चीज़ के थ्रू जाएगा, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, इंश्योरेंस कैसे होगी उस सामान की अगर वो ख़राब हो गया तो, मेनी अदर थिंग्स, एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल और लाइबल. सो ये सारी चीज़ें रूल्स कवर करते हैं. अब अच्छे से समझेंगे इसको. व्हेन गुड्स मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जब गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, जैसे कि हु पे फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस. ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस का लिए कौन सी पार्टी पे करेगी, कौन कस्टम वाले जो चीज़ें हैं वो पेपर वर्क हैंडल करेगा, टैक्सेस पे करेगा यानी कि. एंड व्हेन डज द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज शिफ्ट फ्रॉम सेलर टू बायर, किस मोमेंट पे यानी किस टाइम पे और कब से जो रिस्क है सेलर के पास पहले होता है कि कोई सामान डैमेज होता है तो सेलर की जिम्मेदारी होती है, बट अब वो कब से सेलर की जगह बायर पे रिस्क जो है ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, उसका हमें पता लगाना पड़ेगा. Now to avoid such confusion, ICC made Incoterms. ठीक है, मैं दोबारा इंटरकॉम बोलने वाली थी. सो इन सारी confusions को अवॉइड करने के लिए आईसीसी ने Incoterms बनाया है, अ कॉमन ट्रेड लैंग्वेज यूज वर्ल्ड वाइड. तो Incoterms सेट ऑफ रूल्स बोल लो या फिर एक ऐसी कॉमन ट्रेड लैंग्वेज, कॉमन ट्रेड रूल्स होते हैं जो ना पूरे वर्ल्ड में यूज किए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, थिंक ऑफ इट्स लाइक दिस. इनको टर्म आर द ट्रैफिक रूल्स. जैसे ऐसा मान लो, है नहीं, मान लो सिर्फ. ठीक है, इनको टर्म्स ट्रैफिक रूल्स हैं ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब दे टेल ईच साइड एग्जैक्टली व्हाट दे मस्ट डू फ्रॉम पैकिंग टू डिलीवरी. तो वो हर चीज़ बता रहे हैं कि पैकिंग से लेके डिलीवरी तक एक पार्टी को दूसरी पार्टी तक क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो इनको टर्म है. ठीक है. सो हिस्ट्री एंड अपडेट्स. हिस्ट्री को जल्दी से पढ़ लेते हैं, कभी कभार आ जाती है. इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1936 बाय आईसीसी इन पेरिस. अपडेट किया इसे रफली एवरी 10 ईयर्स में इसे अपडेट किया जाता है, ताकि नई ट्रेड न्यू ट्रेड प्रैक्टिस के साथ रहेगी. देन इंटर, अगेन इंटर, ओके फाइन. Incoterms. Incoterms 2010 replaced Incoterms 2000 and came into effect on 1st January 2011. नाउ वाई आर इनको टर्म्स इम्पॉर्टेंट. अभी इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? सो इन इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स डिफर कंट्री टू कंट्री. अब ये तो डेफिनेट सी बात है ना. अगर फॉर एग्जांपल ए एक कंट्री है, बी एक कंट्री है, अगर ए में कोई चीज़ इलीगल है, हो सकता है बी में लीगल हो. सो ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो हर कंट्री के अलग अलग होते हैं. सो कंट्री टू कंट्री मैटर करता है. सो दैट्स वेयर इनको टर्म ब्रिंग क्लैरिटी. तो वहाँ पे इनको टर्म काम आता है, क्लैरिटी रखता है. अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, make customs clear and smooth, define who arranges इंश्योरेंस. क्या क्या बताता है? इंश्योरेंस कौन अरेंज करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कौन अरेंज करेगा या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन पे करेगा, ये सारी चीज़ें. क्लियरली फिक्स वेयर द रिस्क ट्रांसफर. ये बताता है कि किसका कौन लायबल होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्क किसके हाथ में है, जो सेलर है उसके पास या बायर के पास. सो वेदर यू आर अ सेलर, बायर, शिपिंग एजेंट, बैंकर और लॉयर्स. या प्लीज ये चीजें अब डोंट से कि शिपिंग एजेंट या फिर इसमें आगे चल के मिडल मैन, कैरियर, ये सब चीजें जो वर्ड्स आएंगे ना कि ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि भर भर की एक्सप्लेनेशन अपनी पीछे की वीडियोस में मैं इतना समझा चुकी हूँ कि अगर वो वीडियोस देखकर नहीं आए और डायरेक्टली आके ये वीडियोस देख लो तो 90% समझ में आ जाएगा, 10% की गुंजाइश बचेगी. फिर कह रही हूँ, ठीक है. सो अगर 100% समझना है तो पीछे की वीडियोस देख कर आओ. So whether you are a seller, buyer, shipping agent, banker or lawyer, everyone uses the same reference point. Now where are they used? कहाँ कहाँ use होता है? Inco terms are mentioned in sales contract, invoices,
शिपिंग डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट। जैसे कि एग्जाम्पल है FOB मुंबई पोर्ट के लिए, DDP लंदन वेयर हाउस के लिए। अब आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि FOB DDP कहाँ से आ गया, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। आगे आएगा, पढ़ेंगे, इनकी फुल फॉर्म समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। वैसे यहाँ पे छोटा सा नोट मैंने ऐड कर दिया था, एक मेरी हैबिट है। दिस शोज द अग्रीड लोकेशन एंड हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर। ये बताता है इन को टर्म, ओके, नॉट इंटरकॉम। ये मैं अपने लिए बार बार बोल रही हूँ। सो जो इनको टर्म है ये बताता है कि ये जो लाइक ये FOB, ये DDP, ये सब इनको टर्म की लैंग्वेजेस होती है। ये बताता है कि कहाँ पे गुड्स जाएगा, कहाँ से निकलेगा, ये सारी चीज़ें कब डलेगा, like ship में on all these things. So this is kind of, you can say कि a code language in international way। तो ये सारे international जितने भी like countries इसमें involve हैं वो सब समझते हैं इस चीज़ को। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकोटर्म, ठीक है। एक राज की बात बताऊं, ये वीडियो ना मैं ऑलरेडी आज ही के डे में ना 1 घंटा देकर पहले भी शूट कर चुकी थी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन और अच्छी हो सकती है, तो मैंने इस वीडियो को फिर से दोबारा बनाया, मतलब PPT ही चेंज कर दी मैंने, और फिर से रिसर्च वर्क करके और बेटर तरीके से इसको बना के फिर मैं आपको दोबारा बैठ रही हूँ समझाने के लिए। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बाकी समझना थोड़ा सा आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी इसमें, बिकॉज ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक था, मुझे लग रहा था कि जहाँ पे आप थोड़ा उलझ सकते हो। यू नीड टू रीड इट 2-3 टाइम्स, या फिर वीडियो दोबारा बार बार देखो, ऐसा करने वाला टॉपिक है ये थोड़ा। सो देयर आर 11 टर्म्स इन टोटल, 11 टर्म्स है टोटल, ठीक है। ग्रुप बाय हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी द सेलर। अब मैंने इसकी ग्रुपिंग कर दी, लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने ग्रुपिंग नहीं की थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि बहुत कंफ्यूज ना हो जाओ आप। सो मैंने इसकी ग्रुपिंग करी है। अब जो ग्रुप है EFCD, पहले इसको समझते हैं। मीनिंग इसमें आता है ई में डिपार्चर, ठीक है, यानी गुड्स को भेजना। और जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें बहुत कम होती है। F वाले ग्रुप में मेन ट्रांसपोर्ट नॉट पेड बाय सेलर्स, जो सबसे मेन ट्रांसपोर्ट होता है उसकी पेमेंट सेलर नहीं करता, वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है उसका खर्चा। और इसमें जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ठीक ठाक होती है, मॉडरेट, नॉट टू मच। सी वाले ग्रुप में मेन ट्रांसपोर्ट पेड बाय सेलर, इसमें जो मेन ट्रांसपोर्ट है वो सेलर पेमेंट करता है, उसका खर्चा सेलर उठाता है। और इसमें हाई होती है सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डी में अराइवल, यानी जब तक पहुंचता है, आता है गुड्स, ठीक है, तब तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि यानी जैसे सेलर ने यहाँ से गुड्स भेजा, अब वो जिस भी तरीके से गया, शिप से, एयर, रोड, ट्रेन, बायर के पास जब तक अराइव नहीं हो जाता तब तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की हो गई कि वो पूरे रास्ते का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है, नुकसान या किसी भी चीज़ की। अब इसकी बहुत सिंपल ट्रिक है रिमेंबर करने की। सो सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस अल्फाबेटिकली फ्रॉम E to D, ठीक है, E से लेके D तक, धीरे 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 करके सबसे पहले मिनिमम, फिर मॉडरेट, फिर हाई, फिर मैक्सिमम। अब ये मैंने इसी सीक्वेंस में जानबूझ के लगाए थे ताकि आपको याद हो जाए, वरना मैं C को पहले लगा सकती थी और D को भी। ऑलराइट, सो अब आगे बढ़ते हैं। फिर भी रोक के अगर देखनी हो स्लाइड तो देख लीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, सो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब अलग अलग मोड्स क्या है ट्रांसपोर्टेशन के, ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। रोड, एयर, रेल, सी, इस तरीके से जाते हैं, जिनकी अलग अलग कोड लैंग्वेजेस होती है, EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP। सो फॉर सी और इनलैंड वाटरवेज, सी और इनलैंड वाटरवेज के लिए सिर्फ FAS यूज किया जाता है, FOB, CFR और CIF यूज किया जाता है। आप बोल रहे हो मैम ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जब मैंने पहली बार पढ़ाई की थी इस चीज़ की मुझे भी ऐसा ही लगा था। ठीक है, सो अब इसकी ट्रिक समझते हैं। इट साउंड्स लाइक अ शिप टर्म, ठीक है। FAS, FOB, CFR, CIF, इट्स ओनली फॉर सी ट्रांसपोर्ट, C, ठीक है। F से स्टार्ट हो रहे हैं दो तो, और C से स्टार्ट हो रहे हैं, अब थोड़ा सा तो रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्रुप E, यानी डिपार्चर वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। डिपार्चर वाला ग्रुप फिर से याद दिला देती हूँ, याद है। अब हम इस पे आ गए हैं, थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे। सो ग्रुप E का जो वर्ड है वो है EXW, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे अंताक्षरी खेलनी शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, सो ग्रुप E का वर्ड है EXW, यानी कि एक्स वर्क्स। सेलर्स जॉब एंड्स वंस गुड्स आर रेडी,
सेलर की जॉब वही खत्म हो जाती है जैसे ही गुड रेडी हो जाता है, ठीक है, फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस में। याद है आपको, इसमें सेलर की जो थी वो सबसे मिनिमम थी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी अकॉर्डिंग जब सेलर का काम वही खत्म हो गया, उसने अपने गोडाउन में, वेयर हाउस में गुड्स को कार्टन में डाल के पैक करके रख दिया है, ठीक है, टेपिंग वगैरह कर दिया, मान लो जो भी उनके बीच अग्रीमेंट हुआ था उस अकॉर्डिंग पैक कर दिया है, सही सलामत सही क्वांटिटी में। दिस ये तो जिम्मेदारी सेलर की बनती है कि ऐसा ना हो कि टूटा फूटा, आधा कम, एक ज्यादा ऐसे करके डाल दिया हो, ठीक है। अब ये चीज वो ध्यान रखे, बस उसके बाद उसका कोई काम नहीं बनता। बायर खुद अपने पर्सन को भेजेगा, वहां से वो गुड्स उसका उठाएगा, सेलर का सामान उठाएगा जो सेलर ने बायर को सेल किया है, और वो कार्टन्स अपने अकॉर्डिंग ही जिस ट्रक में लोड कराने हैं, शिप में लोड कराने हैं, जिस भी थ्रू जैसे भी लेके जाने हैं, बायर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएगा। तो यहाँ पे सेलर के पास से एक बार गुड्स निकल गए, उसके बाद उसकी तो बला छूटी समझो, उसे मतलब नहीं है फिर कि गुड्स के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। सो बायर हैंडल्स लोडिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस एंड कस्टम्स, क्योंकि अब बायर फैक्ट्री से, वेयर हाउस से लेके जा रहा था, उस देश से निकालने की जिम्मेदारी भी बायर की ही है, तो वहाँ के कस्टम्स और ये सब भी बायर ही हैंडल करेगा। एग्जाम्पल है, सेलर इन मुंबई कीप्स गुड रेडी, बायर फ्रॉम दुबई अरेंजेस एवरीथिंग एल्स, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, एक्स मीन्स एग्जिट, यानी कि गुड्स एग्जिट सेलर्स गेट, यानी गुड्स जो है सीधा सेलर के गेट से एग्जिट हो गए। देखो कितनी अच्छी ट्रिक है, ऐसे याद कर सकते हैं हम, कुछ ना से तो कुछ हाँ ही सही। नाउ ग्रुप एफ, मेन ट्रांसपोर्ट नॉट पेड बाय सेलर, ठीक है। सो एफ सी ए यानी कि फ्री कैरियर, ठीक है ना, एफ फॉर फ्री, सी फॉर कैरियर, सी ए का मतलब, ठीक है। तो आई थिंक अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। हम बात कर रहे हैं ग्रुप एफ की, वापस जाते हैं 2 स्लाइड्स पीछे, एंड ये है हमारा मॉडरेट, जहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉडरेट, एंड मेन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सेलर पे नहीं करता है। आ गए वापस हम। सो इसमें जो सेलर है वो गुड्स देता है कैरियर को, ठीक है, यानी जो गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है आगे ले जाने के लिए बीच में, एंड आफ्टर एक्सपोर्ट कस्टम्स क्लियरेंस, और कब, कस्टम क्लियरेंस के बाद। सो इसमें बायर्स जो है वो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक बार देश पार निकल गए गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें एग्जांपल से समझ लेते हैं ना, मैं दूसरा एग्जांपल दूंगी। सेलर डिलीवर्स गुड्स टू दिल्ली एयरपोर्ट, सेलर ने दिल्ली एयरपोर्ट में गुड्स डिलीवर किए हैं, अब बायर जो है वो अरेंज कर रहा है फ्लाइट न्यूयॉर्क की। तो ठीक है, बहुत क्लियर है कि बाउंड्री तक सेलर ने हेल्प कर दी, ठीक है, उस सीमा तक। अब सीमा से लेके जाना बायर का काम है, कैसे लेके जाएगा, कस्टम्स वगैरह क्लियर कर दिए, वो कह रहा है मेरा वही तक काम था, बहुत है मेरे लिए, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज एफ ए एस। इसके कोड से समझ लो, एफ फॉर फ्री, ए फॉर अलोंग साइड एंड एस फॉर शिप, एफ ए एस, फ्री अलोंग साइड शिप। आई थिंक इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है ना, ऊपर वाले में थी। सो ये सी ओनली, यानी पानी वाली चीज के लिए यूज किया जा रहा है। सेलर ब्रिंग्स गुड्स अप टू द पोर्ट, यानी जहाज शिप्स के थ्रू जाएगा, तो सेलर जो है वो लेके आएगा पोर्ट तक गुड्स को, एंड प्लेसेस देम बिसाइड द शिप, तो शिप तक वो पहुंचाने का काम सेलर का होता है। बायर जो है वो लोडिंग का, सी ट्रांसपोर्ट का और इंश्योरेंस का खर्चा बायर उठाता है। जैसे एग्जांपल है, गुड्स प्लेस्ड अलोंग साइड एट चेन्नई पोर्ट, गुड्स जो है वो अलोंग साइड यानी चेन्नई पोर्ट पे भेज दिए गए हैं, सेलर ले आया है। अब बायर का काम है उनको सिंगापुर तक कैसे पहुंचाना है उस शिप को, यानी कि शिप में गुड्स लोड हो गए, एंड नाउ बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पानी में कहीं गिर जाए या कुछ भी हो जाए, टोटली बायर इज रिस्पॉन्सिबल, वो हैंडल करेगा उस रिस्क को। ऑलराइट, एफ ओ बी, फ्री ऑन बोर्ड, ये भी सी के लिए होता है। सेलर्स लोड्स गुड्स ऑन द शिप, अब इसमें सेलर शिप पे भी लोड कर रहा है गुड्स को, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, लोड नहीं कर रहा था, वो सिर्फ सी पोर्ट तक लेके जा रहा था, लेकिन यहाँ पे लोड भी कर रहा है शिप में, और क्लियर एक्सपोर्ट कस्टम्स, और एक्सपोर्ट कस्टम्स को भी क्लियर कर रहा है। और बायर जो है वो मिडिल मैन को, ठीक है ना, मैं इसको पहले ही समझा चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, मिडिल मैन को पे कर रहा है, यानी कि जो उन गुड्स का ध्यान रखेगा पूरे जर्नी में, और पूरा मतलब फोकस रखेगा डॉक्यूमेंटेशन पे, सब चीज़ों पे, एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज। तो बायर इन दो चीज़ों के लिए पे कर रहा है। एग्जांपल है, सेलर जो है वो लोड करता है कोची पोर्ट पे, ठीक है, एंड जो बायर है वो शिप कर रहा है गुड्स को लंदन के लिए। तो ट्रिक क्या है एफओबी की, फ्री ऑन बोर्ड, सेलर्स ड्यूटी एंड्स वंस गुड्स आर ऑन बोर्ड। तो यानी कि सेलर की ड्यूटी कैसे एंड होती है, एक बार लोड कर दिया, चढ़ा दिया शिप पे, उसके बाद सेलर फ्री है।
क्योंकि उसके बाद ड्यूटी में वापस इधर आ जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद ड्यूटी जो है मिडिल मैन की आ जाती है, और मिडिल मैन को पे कौन कर रहा है? बायर। और राइट नाउ आता है ग्रुप सी। ठीक है, मेन ट्रांसपोर्ट पेड बाय सेलर, CPT, कैरेज पेड टू, सेलर pays freight to the destination but risk transfers once goods are handed to the first carrier. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। सेलर जो है वो पे करता है, सेलर पेज टू द शिप, सेलर पेज टू शिप गुड्स टू न्यूयॉर्क। सेलर पे कर रहा है कि जो गुड्स है वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट तक पहुंच जाए, शिप कर रहा है, बेसिकली शिप के थ्रू जा रहे हैं वो। ठीक है, और बायर जो है वो हैंडल करता है इसमें इंश्योरेंस। क्या हैंडल कर रहा है बायर इसमें? इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस का खर्चा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ दिस इज समथिंग जिसमें आपको लर्निंग का काम आएगा। और टू बी ऑनेस्ट, LLB में मैं खुद ऐसी पर्सन हूँ जो रट्टाफिकेशन नहीं कर सकती है। यकीन मानो, जहाँ रटना पड़ता था वहाँ पे मुझे मेरी मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती थी। सो एनीवेज, बट कुछ कुछ जगह पे मतलब नाइटमेयर की तरह वो टाइम बीतता था जहाँ मैं लर्न करती थी। ये वन ऑफ उनमें से एक टॉपिक समझ लो आप। सो CIP यानी कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। ठीक है, मैंने ऊपर वाला आई थिंक पूरा कर दिया होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, कौन कैसा दारोमदार उठा रहा है। अब आता है कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। नाम से थोड़ा समझने की कोशिश करो, सेम एज CPT यानी कैरेज पेड टू की तरह यही है, बस इसमें जो सेलर है ना वो पे करता है इंश्योरेंस भी। यानी कि गुड्स जो है वो शिप हो रहे हैं, इंश्योर्ड किए जा रहे हैं टू, मान लो एग्जांपल है ये कि फ्रैंकफर्ट। बायर हैंडल लोकल डिलीवरी, बायर जो है वो सिर्फ लोकल डिलीवरी हैंडल कर रहा है। सेलर शुरू से लेके एंड तक खर्चा उठा रहा है, इंश्योरेंस का भी साथ में उठा रहा है। यानी कि CIP मींस कैरेज प्लस इंश्योरेंस पेड, ये सेलर की साइड से ये दोनों चीजें। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं CFR को, कॉस्ट ऑफ फ्रेट। सी ओनली शिपिंग के लिए यूज किया जा रहा है ये। सेलर पेज कॉस्ट एंड फ्रेट टू द डेस्टिनेशन। जो सेलर है वो पे करता है, यानी मिडिल मैन को भी, जो भी बीच में जो लोग हैंडल कर रहे हैं सामान। ठीक है, कॉस्ट डेस्टिनेशन का, लाइक पेस कॉस्ट ऑफ फ्रेट टू द डेस्टिनेशन पोर्ट बट नॉट इंश्योरेंस। तो ट्रांसपोर्टेशन मान के चल लो आप, या फिर जो मिडिल मैन होते हैं उनका खर्चा मान के चल लो, वो सब जो है वो सेलर हैंडल कर रहा है। बट इंश्योरेंस सेलर के हाथ में नहीं है, इसमें इंश्योरेंस बायर के हाथ में है। एग्जाम्पल है कि सेलर जो है वो शिप करता है टू रोटरडैम, और बायर्स जो है वो अरेंज करता है इंश्योरेंस का काम। ठीक है, अब आते हैं CIF पे, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये अगेन फॉर द शिपिंग ऑफ गुड्स। सेलर पेज फॉर कॉस्ट, सेलर कॉस्ट के लिए, मिडिल के लिए, लाइक मिडिल पर्सन जो है, ऑफ कोर्स फ्रेट बार बार क्या ये एक्सप्लेन करूं, एंड इंश्योरेंस, इन सब के लिए सेलर पे कर रहा है डेस्टिनेशन पोर्ट तक। ठीक है, सो सेलर शिप इंश्योर्ड गुड्स टू हैम्बर्ग, एग्जाम्पल है ये, बट बायर जो है वो उसके बाद सारा काम करता है अराइवल तक। बायर्स टेक ओवर आफ्टर अराइवल, जैसे कि यहाँ पे सेलर ने पूरा रास्ता, ये जहाँ पे जा रहा है गुड्स वहां तक पूरा रास्ता, यहाँ पे बायर आ गया, अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यहाँ तक पूरी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर कह रहा है अब मेरी कंट्री में गुड आ गए हैं, अब मैं ध्यान दूंगा इनको कैसे लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, मेरा राज है, ऐसा समझ लो। ठीक है, सो इसकी ट्रिक क्या है? CIF, कंप्लीट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ऑलराइट, काफी ज्यादा स्लाइड खराब हो चुकी है, आई होप बट आपको समझ आया होगा, ये मेहनत रंग लाए। नाउ ग्रुप D, अराइवल यानी कि आना, आगमन। ठीक है, सो DAT, डिलीवर्ड एट टर्मिनल। सेलर डिलीवर्स गुड्स टू अ टर्मिनल, सेलर जो है वो डिलीवर करता है गुड्स को टर्मिनल तक, यानी जैसे पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेल स्टेशन हो गया, इन बायर्स कंट्री। किसकी कंट्री में? बायर्स की कंट्री में, यानी कि गुड्स आए हैं, अराइव हुए हैं बायर की कंट्री में सेलर के थ्रू। सो सेलर जो है वो पूरा पे करता है, सेलर पेज फॉर अनलोडिंग एट द टर्मिनल। तो जो
टर्मिनल के अंदर यानी बायर की कंट्री में टर्मिनल तक पहुंचने के बाद जो अनलोडिंग हो रही है ना, यानी गुड्स को उतारा जा रहा है। ऑफ कोर्स गुड्स खुद चल के तो उतर नहीं जाएंगे, उसके लिए भी लोग लेबर लगेगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा ना गुड्स को उतारने के लिए। अगर शिप या ट्रेन जहाँ भी गुड्स रखे हैं वहां से उनके उतारना पड़ेगा। सो वो सबका कॉस्ट भी कौन पे कर रहा है? सेलर, नॉट बायर। ठीक है। एग्जाम्पल है गुड्स डिलीवर टू दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल, बायर क्लियर्स कस्टम। तो वहां पे बायर ही कस्टम क्लियर कर रहा है, यानी कि जो भी कस्टम टैक्सेस सब कुछ है वो भी बायर ही क्लियर कर रहा है। अब आते हैं हम डीएपी पे, यानी डिलीवरी एट प्लेस। अच्छा वर्ड है ये। ठीक है, हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। सो सेलर डिलीवर्स टू बायर्स। सेलर जो है वो डिलीवर करता है सीधा बायर के एड्रेस पे, और या फिर बायर और सेलर के बीच जो भी जगह अग्री हुई है। बायर जो है ओनली अनलोड्स एंड पे इंपोर्ट ड्यूटी। इसमें बायर क्या पे कर रहा है? सिर्फ अनलोड और इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, यानी गुड्स को बाहर निकालना, अनलोड करना उसको जो लोड थे ऑलरेडी, और उसका इंपोर्ट ड्यूटी। बाकी सारा खर्चा किसका है? ट्रांसपोर्टेशन तक का सारा सेलर का। सो एग्जाम्पल है डिलीवर्ड डायरेक्टली टू वेयर हाउस इन बर्लिन। गॉट इट? यानी कि अब पोर्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात सिर्फ देश की सरहद की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्टली उस दूसरे देश में जहाँ पे बायर का ऑफिस है, वेयर हाउस है, जो भी है वहाँ की। नाउ डीडीपी, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। सेलर हैंडल्स एवरीथिंग, सेलर सब हैंडल करता है, ट्रांसपोर्ट, कस्टम्स, ड्यूटीज, टैक्सेस, एवरीथिंग। बायर जो है वो बस अनलोड करता है। एग्जाम्पल, सेलर फ्रॉम इंडिया डिलीवर्स टू पेरिस। सेलर जो है वो इंडिया से डिलीवर करता है पेरिस स्टोर तक विद ऑल ड्यूटीज एंड वैट पेड। ट्रिक है डीडीपी, डोर स्टेप डिलीवरी पेड। ठीक है, आई होप समझ आ जाएगा ट्रिक जहाँ जहाँ यूज हो रही है। मैं बता रही हूँ आपको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। इनको टर्म्स आर नॉट लॉस बट दे आर लीगली रिकग्नाइज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट्स। इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े के केस में कोर्ट्स और आर्बिट्रेशन रेफर करती है इनको टर्म को। ठीक है, दे ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सारी इसकी लीगल इंपॉर्टेंस आप फीचर्स में इन सब में लिख सकते हो। ये क्विक रीकैप। ग्रुप EXW, सेलर की कॉस्ट बहुत कम होती है, सेलर का रिस्क बहुत कम होता है, मोड कोई भी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का। ग्रुप F में FCA, FAS, FOB आ जाता है। सेलर कॉस्ट मॉडरेट, सेलर रिस्क यूनिट डिलीवरी पॉइंट तक होता है। एंड एनी FCA में एनी ट्रांसपोर्टेशन, और FAS और FOB में ओनली C। ठीक है, अब आता है C, ग्रुप C, CPT, CIP, CFR, CIF। सेलर का कॉस्ट काफ़ी, खर्चा काफ़ी ज़्यादा लगता है। सेलर रिस्क जो होता है वो शिपमेंट तक होता है, इसलिए खर्चा ज़्यादा भी लगता है। और CPT हो या CIP हो, उसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चलेगा। CFR और CIF में सिर्फ C वाला चलेगा। नाउ डी ग्रुप में DAT, DAP, DDP। इसके अंदर सेलर का जो कॉस्ट है वो वेरी हाई, बहुत ज़्यादा लगता है, और डेस्टिनेशन तक उसे लेके जाना होता है, तो इसलिए लाइक इट्स वेरी कॉमन थिंग कि ज़्यादा लग रहा है पैसा तो कहीं तक तो लेके ही जा रहा होगा वो, डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है ऑफ कोर्स। और मोड है किसी भी तरीके का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मोड। ये इनका क्लासिफिकेशन है। वही सारी चीज़ें हैं, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लो। मुझे नहीं लगता इसे समझाने वाला कुछ है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज इट एंड रीड, एंड आई थिंक यू शुड रीड बिकॉज 4 बार पढ़े बिना याद होना मुश्किल है। ऑलराइट, दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और यार, बहुत बहुत मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इट इज़ नॉट ईजी। मतलब जेन्युइनली मैं सच में इसको 2 से 3 बार रिकॉर्ड कर रही हूँ जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती है कि मैं सही मतलब कि मैं इस लेवल पे एक्सप्लेन करूँ कि स्टूडेंट्स की इतनी हेल्प हो कि उन्हें मेरी वीडियो ही इनफ हो। ये मेरा गोल होता है। तो आई वॉन्ट कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।